हेलो, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम मेरे स्टडी यूट्यूब चैनल मल्टी डायमेंशनल स्टडीज फेयर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम एमसीक्यू पढ़ेंगे। ये टॉपिक ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, आरटीआई एक्ट 2005 और इसी पे आज एमसीक्यू पढ़ेंगे। आरटीआई एक्ट 2005 का मतलब है जो हमारे इंडिया का आरटीआई एक्ट 2005 है और जो 2009 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। तो बिफोर 370 आर्टिकल स्ट्रक डाउन होने से पहले 2019 में, उससे पहले हमारा जे-एंड-के का अलग सा आरटीआई एक्ट था। अब आरटीआई एक्ट 2005 ही ऑपरेट कर रहा है आफ्टर द स्टक डाउन ऑफ आर्टिकल 370 ऑन 5 अगस्त 2019। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे दी गई स्टेटमेंट्स कंसीडर करनी है। पहली स्टेटमेंट है, आरटीआई एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स ऑन 12 ऑफ अक्टूबर 2005। इट एक्सटेंड्स टू द होल इंडिया। देखो, पहली ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसलिए क्योंकि जब 2005 में आरटीआई एक्ट इंडिया में आया था, तो ये इंडिया का होल इंडिया लिखा हुआ है। इट वाज नॉट एक्सटेंडेड टू द जम्मू एंड कश्मीर। क्यों? क्योंकि जे एंड के का 2009 में अपना आरटीआई एक्ट था, इसलिए ये वाली ऑप्शन गलत है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ए पार्ट। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और करेक्ट पूछी हुई है। आरटीआई एक्ट प्रोवाइड्स सिटीजन द राइट टू इंस्पेक्ट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। ये सही बात है, ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन फाइल आरटीआई एप्लीकेशन। नॉट ओनली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट द सिटीजन ऑफ इंडिया कैन फाइल आरटीआई एप्लीकेशन। तो कोई भी इंडियन सिटीजन फाइल कर सकता है। तो ये वाली गलत है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन पूछा हुआ है। करेक्ट हमारी कौन सी है? ओनली फर्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आंसर ए ऑप्शन जो होगी वो करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इनमें से भी करेक्ट, इसमें इनकरेक्ट पूछी हुई है। देखो, ध्यान रखना, इसमें इनकरेक्ट पूछी हुई है। स्टेटमेंट है, द टाइम लिमिट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इज 30 डेज। देखो, हमने पढ़ा था जो जो भी कैजुअल केसेस होते हैं उसमें 30 डेज का टाइम लिमिट होती है। आरटीआई जब फाइल की और उसका रिप्लाई जब आता है तो उसकी टाइम लिमिट 30 डेज होती है। और नेक्स्ट है स्टेटमेंट, इन केस ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। जब लाइफ की बात आती है, जब कोई लाइफ को थ्रेट हो या कोई इमरजेंसी हो, तो उस केस में 48 आवर्स में 48 आवर्स में ही इंफॉर्मेशन देना होती है गवर्नमेंट को। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पूछी इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब है नन ऑफ द अबव इज इनकरेक्ट। क्योंकि दोनों करेक्ट है, तो डी इज द राइट ऑप्शन, कि इन दो में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे करेक्ट पूछी हुई है। इंफॉर्मेशन कैन बी डिनाइड इफ इट अफेक्ट्स नेशनल सिक्योरिटी। ये सही बात है। जब हम सेक्शन 8 पढ़ते हैं ऑफ आरटीआई एक्ट, तो उसमें एग्जाम्पशंस आती हैं, जैसे नेशनल सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी अगर अफेक्ट हुई हो तो उसमें इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट फाइल करके भी रिप्लाई करना, उसका आंसर देना जरूरी नहीं होता है गवर्नमेंट को। या कोई ट्रेड डील्स हो तो इस केसेस में एग्जाम्पशंस होती हैं। तो इंफॉर्मेशन कैन बी डिनाइड, इसमें डिनाई की जा सकती है, मतलब मना किया जा सकता है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ें, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन अनरिलेटेड टू पब्लिक एक्टिविटी कैन बी एग्जेम्प्टेड। तो ये सही बात है। अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो उस केसेस में किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन की बारे में आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। आरटीआई फाइल भी किसी के बारे में जानना चाहो, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो ऐसी नहीं मिलती है जब तक कि वो किसी पब्लिक के लार्ज मास के इंटरेस्ट में या पब्लिक के इंटरेस्ट में ना हो। तो ये दोनों वाली स्टेटमेंट्स क्या है? करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन होगा बी पार्ट, सी पार्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें करेक्ट पूछी हुई है। द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सही बात है। द सिलेक्शन कमेटी इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। नो नो, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज the selection committee या appointment committee includes prime minister, leader of opposition as well as the union cabinet minister who is appointed or nominated by the prime minister of India। तो इसमें तीन लोग होते हैं, एक होता है प्राइम मिनिस्टर, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंटमेंट या नॉमिनेट किया गया होता है। तो इसमें ये वाली गलत है, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। तो आंसर ए ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा इसका। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मैक्सिमम पेनल्टी ऑन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर इज 25,000। सही बात है। मैक्सिमम जो पेनल्टी होती है अगर इंफॉर्मेशन नहीं देता है, अगर जिस आपने आरटीआई फाइल की है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर
के लिए जब डिपार्टमेंट में, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो उसको पेनल्टी कितनी होती है? 25,000 मैक्सिमम होती है, एट मैक्स। उसके बाद पेनल्टी हर दिन 250 पर डे अगर डिले होता है तो। ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो सिक्स्थ का राइट ऑप्शन होगा सी पार्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स कंसीडर करते हैं और इसमें करेक्ट ही पूछा हुआ है। प्राइवेट बॉडीज डायरेक्टली फॉल अंडर आरटी एक्ट। ये प्राइवेट जो भी, ये गलत है। प्राइवेट बॉडीज को की इंफॉर्मेशन अगर हम, जैसे कोई मोबाइल कंपनी है या कोई भी कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगा हुआ है, तो उनकी इंफॉर्मेशन आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करने से नहीं मिलती है, तो ये गलत है। एनजीओ सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट आर कवर्ड। ये सही बात है। जो भी एनजीओज होते हैं जिनको गवर्नमेंट का पैसा मिलता है, फाइनेंस बाय गवर्नमेंट, उनकी इंफॉर्मेशन आरटी एक्ट को, जो अंडर द आरटी एक्ट एप्लीकेशन फाइल की, तो उनको देना पड़ती है, डिस्क्लोज करना पड़ती है इंफॉर्मेशन। तो ये वाली करेक्ट है। तो इसका मतलब है सेवंथ का राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें भी करेक्ट पूछी हुई है। फर्स्ट अपील लाइज विद द सेम पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये सही बात है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है वहां देते हैं, और सेकंड इंफॉर्मेशन जो जो सेकंड अपील होती है, ये कहाँ पे होती है? इट लाइज विद द इंफॉर्मेशन कमीशन, चाहे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो आंसर हमारा सी, इसका सी ऑप्शन होगी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे करेक्ट पूछी हुई है। इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस आर एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 24। इसमें 24 सेक्शन डील करती है, जो एग्जाम्पशन, जब हमारी इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है, ऐसे एग्जाम्पशन जो होती है सेक्शन 8 ऑफ 40 एक्ट आती है। तो नेक्स्ट है, दे मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन करप्शन केसेस। लेकिन इंटेलिजेंस की इनपुट्स या सिक्योरिटी अगर ऑर्गेनाइजेशन, उनकी हम इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल नहीं होती है अंडर आरटी एक्ट। लेकिन अगर करप्शन केस का केसेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आरटी एक्ट फाइल कर सकते हो, तो उनको देना पड़ती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी स्टेटमेंट्स कंसीडर करनी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, आरटीआई प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये तो सही है, जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी को के लिए तो आरटीआई एक्ट को लाया गया है, ये सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इट स्ट्रेंथन्स पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। ये भी सही बात है। ये दोनों करेक्ट हैं, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। आरटीआई एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स। देखो आरटीआई एक्ट 2005 है, ये लागू कब से हुआ था? ये 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ था। आरटीआई एक्ट एक्सटेंड्स टू, देखो आरटीआई एक्ट एक्सटेंड्स टू, एक्सटेंशन और द एक्सटेंट ऑफ आरटीआई एक्ट पूछी हुई है इसमें। तो इसमें होल इंडिया एक्सेप्ट जे एंड के बिफोर 2019 पूछा हुआ है। देखो 2019 से पहले होल इंडिया पे एक्सटेंशन लागू होते थे आरटीआई एक्ट 2005। नेक्स्ट पूछा हुआ है, होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर 2019। 2019 के बाद जब से 370 आर्टिकल स्टक डाउन हुआ है, रिमूव हुआ है, उसके बाद ये पूरा इंडिया इंक्लूडिंग जे एंड के। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो इस केस में अगर यहाँ पे लिखा होता है कि होल इंडिया इंक्लूडिंग जे एंड के बिफोर, यहाँ पे ऊपर बिफोर लिखा या आफ्टर लिखा होता तो ये गलत हो जाती। नीचे आफ्टर लिखा होता 2019 के बाद में जे एंड के भी इसमें इंक्लूड हो गया है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी हमारी। द टाइम लिमिट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट इज। देखो टाइम लिमिट पूछी हुई है, तो कितने होते हैं? 30 डेज। क्वेश्चन 13 का राइट ऑप्शन क्या है? बी पार्ट, 30 डेज होते हैं। इन केस ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, देखो किसी जब लाइफ की बात आती है और लिबर्टी की बात आती है, तो इंफॉर्मेशन कितने दिनों में प्रोवाइड करना होती है? इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन दिस केस विद इन 48 आवर्स। तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। मैक्सिमम पेनल्टी ऑन पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, अभी एक दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये अभी पढ़ा। तो मैक्सिमम जो पेनल्टी लगती है अगर इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट आपने आरटीआई एप्लीकेशन फाइल की हुई है, और अगर आपको 30 डेज में रिप्लाई नहीं मिलता है, तो उसके बाद से फाइन स्टार्ट हो जाता है। और फाइन कितना लगता है? अप टू कितने, हर दिन 250 रुपीज पर डे होता है, और जाता कब कितने तक है? मैक्सिमम 25,000 तक जाता है। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पेनल्टी फॉर डिले, देखो पेनल्टी फॉर डिले हर दिन कितना, जैसे 30 डेज टाइम लिमिट पूरी होगी, उसके बाद पर डे कितना फाइन लगेगा? 250 रुपीज पर डे। नेक्स्ट, द आरटीआई एक्ट रिप्लेस्ड विद विच एक्ट। देखो आरटीआई एक्ट तो 2005 में आया हुआ इंडिया में,
जे.एंड.के में 2009 में आया हुआ है। तो 2005 से पहले भी तो इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल हो सकती थी, किसी डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो कौन से एक्ट के अंडर एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन रिप्लाई गवर्नमेंट के किसी भी कामों के लिए, कोई प्रोजेक्ट आया हुआ है, कोई स्कूल बन रहा है, कोई रोड कंस्ट्रक्शन है, जो कुछ भी है उस पे कितना मटेरियल लगा, किस टाइप का सब स्टैंडर्ड है कि नहीं, इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेसिबल किस एक्ट के अंडर किया जाता था? वो था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002। हु अपॉइंट्स द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर? देखो, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को कौन कौन अपॉइंट करता है? अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? चीफ, ये चेयरपर्सन होता है। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो होगा नहीं, पार्लियामेंट का होगा नहीं, प्राइम मिनिस्टर, लेकिन ये होती है सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट बॉडी। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा बी पार्ट, इसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं आएगा, क्योंकि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, और इसमें तीन जो मेंबर्स उसमें यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और वो करते हैं, इसमें ये वाला नहीं आएगा। बी पार्ट जो बी ऑप्शन होगी वो करेक्ट ऑप्शन होगी। सिलेक्शन कमेटी फॉर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इंक्लूड्स, देखो इसमें ये वाला फर्स्ट 18th क्वेश्चन का यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्लियर हो जाएगा। देखो, सिलेक्शन कमेटी कौन कौन किस किस की बनती है? सिलेक्शन कमेटी कंपेरिजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हु इज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसके बाद हमारा राइट ऑप्शन होगा डी पार्ट। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर हमारा डी ऑप्शन होगी इसकी। ऑल ऑफ द अबव, ये सारे इसमें आते हैं। सुमोटो डिस्क्लोजर, इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। सुमोटो डिस्क्लोजर इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल, विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट? आरटीआई एक्ट की सेक्शन पूछी हुई है। तो सुमोटो होता है स्वतः संज्ञान लेना। इसमें ये नहीं होता है कि कोई एप्लीकेंट है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, कोई इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की किसी भी काम की लेना चाहता है और उसने फाइल की है आरटीआई की एप्लीकेशन, तो ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नहीं, वो स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं, खुद से इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर। स्वतः मीन सेल्फ संज्ञान लेना, सेल्फ सुमोटो कॉग्निसेंस या सुमोटो डिस्क्लोजर। तो इसमें ये कौन सी सेक्शन के अंडर आता है आरटीआई की? ये सेक्शन 4 में आता है। तो 20th का राइट ऑप्शन बी है। इंटेलिजेंस एजेंसीज आर एग्जेम्प्टेड अंडर, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो होती हैं दे आर एग्जेम्प्टेड, उनको इंफॉर्मेशन नहीं देना होती है, तो ये अंडर सेक्शन 24 ऑफ आरटीआई एक्ट आता है। ठीक, नेक्स्ट देखें, आरटीआई एक्ट इज ड्राइव्ड फ्रॉम विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो आर्टिकल 14 तो आपको पता है, राइट टू इक्वालिटी होता है। आर्टिकल 19(1)(a) ये होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। इसमें 6 राइट्स आते हैं, तो यही है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 21 तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है। 30 तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, तो ये नहीं, 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, तो इसमें बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है हमारी। फर्स्ट अपील अंडर आरटीआई लाइज विद, तो फर्स्ट अपील जो आरटीआई फाइल एप्लीकेशन फाइल करते हैं, तो किसके पास करते हैं हम? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन होगा सीनियर ऑफिसर इन द सेम डिपार्टमेंट। इसमें पहले डिपार्टमेंट में पास जाते हैं हम, वहां से अगर रिप्लाई हमें नहीं आता है तो फिर हम इंफॉर्मेशन कमीशन के पास जाते हैं। सेकंड अपील लाइज विद, और सेकंड अपील पहले तो जाते हैं हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ही, उनसे इंफॉर्मेशन मांगना चाहते हैं, एक्सेसिबल लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर वो नहीं देते हैं तो फिर नेक्स्ट हम चलते हैं इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हो सकता है या यूनियन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन हो सकता है। तो नेक्स्ट है एप्लीकेशन फी। देखो, जब भी एप्लीकेशन फाइल करना होती है आरटीआई की, तो कितने पैसे लगते हैं, कितनी फी देना होती है? वो ₹10 ही होते हैं। क्वेश्चन इसका 25 का राइट ऑप्शन क्या होगा? बी पार्ट, बी बी ऑप्शन। तो जे एंड के का जो आरटीआई एक्ट 2009 है, इसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यू डाले हुए हैं। जे एंड के आरटीआई एक्ट वाज एनेक्टेड, ये कब लागू किया गया था, कब बनाया गया था? तो ये 2009 में, तो क्योंकि 2009 ही है। जेके आरटीआई एक्ट अप्लाइड, देखो, ओनली टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बिफोर 2019। टाइम लिमिट अंडर जम्मू एंड कश्मीर आरटीआई एक्ट, तो इसमें भी 30 डेज होती है, क्योंकि कंटेस्ट सेम है। कंटेंट दोनों आरटीआई एक्ट, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2005 आरटीआई एक्ट है, जे एंड के का आरटीआई एक्ट 2009 है, कंटेस्ट इनका कंटेंट सेम है।
इन अर्जेंट केसेस जैसे जो अगर लाइफ और लिबर्टी की बात हो तो उसमें टाइम लिमिट क्या है, इन्फॉर्मेशन कितने टाइम के बाद देना होती है, विद इन द 48 आवर्स में इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पड़ती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। मैक्सिमम पेनल्टी अंडर द जे आरटी एक्ट, तो मैक्सिमम पेनल्टी वही लगती है 25,000 जो पीआईओ को, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। जेके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वाज अपॉइंटेड बाय, तो ये किसके द्वारा होता है, गवर्नर के द्वारा, स्टेट में गवर्नर के द्वारा होता है और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। जेड के आरटीआई एक्ट सीज्ड आफ्टर, तो कब ये इसने काम करना बंद कर दिया था, तो इट इज आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जो 5 अगस्त को स्टक डाउन हुआ था आर्टिकल 370, तो उसके बाद जो 2005 वाला एक्सटेंड हो गया था टू द जम्मू एंड कश्मीर आल्सो आफ्टर 2019, विच एक्ट अप्लाइज इन जे एंड के, तो ये सेंट्रल आरटीआई एक्ट 2005। जम्मू एंड कश्मीर आरटीआई कमीशन हैड पावर्स ऑफ, देखो जो आरटीआई कमीशन होता है ना, उसकी पावर सिविल कोर्ट की होती है, ना कि पुलिस की, ना मिलिट्री कोर्ट की, ना इसमें सिविल कोर्ट की, इसके पास पावर सिविल कोर्ट की होती है। इट एक्ट्स एज अ सिविल कोर्ट। तो अपील सिस्टम अंडर जेके आरटीआई हैड 1 स्टेज, टू स्टेजेस, 3 आर नो अपील, इसमें क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन है 2 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज विद इन द डिपार्टमेंट, सेकंड स्टेज वी हैव टू गो टू द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन इन स्टेट, एंड सेंटर में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें स्टेटमेंट्स कंसीडर करनी है। जम्मू एंड कश्मीर आरटी एक्ट वाज एनेक्टेड इन, कब इसको हमने फॉर्म किया था, एनेक्टेड किया था, 2009 में, बस एक्ट इन 2009, ये सही बात है। इट अप्लाइड ओनली टू द जम्मू एंड कश्मीर बिफोर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, इसको रिमूव करने से बिफोर द स्टक डाउन ऑफ आर्टिकल 370 इट अप्लाइज टू द जम्मू एंड कश्मीर, ये सही बात है, ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो हमारा बोथ फर्स्ट एंड टू करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें भी करेक्ट पूछी हुई है, कई बार बहुत बार इधर इनकरेक्ट पूछा होता है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है। इनकरेक्ट पूछो तो ध्यान से देख के उसी स्टेटमेंट्स को कंसीडर करके उसी हिसाब से अपना ऑप्शन चूज करना है। जम्मू एंड कश्मीर आरटीआई एक्ट हैड सिमिलर प्रोविजंस एज सेंट्रल आरटीआई एक्ट 2005, ये सही है। इट हैड इट्स ओन स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ये भी सही है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 37 का सी, इसमें भी कंसीडर करनी है हमने। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, जम्मू एंड कश्मीर आरटी एक्ट प्रेस्क्राइब्ड 30 डेज लिमिट, टाइम लिमिट इन केस ऑफ द नॉर्मल केसेस की बात कर रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है, इट इन अर्जेंट केसेस 48 आवर्स, 48 आवर्स में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना होती है, तो दोनों ये करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें भी करेक्ट पूछी हुई है। जे एंड के आरटी एक्ट सीज्ड आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये सही है। सेंट्रल आरटी एक्ट नाउ अप्लाइज टू जम्मू एंड कश्मीर, ये सही है। इसका सी ऑप्शन, रिपीट किए हैं क्वेश्चन, फिर से रिवीजन हो जाती है इससे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में करेक्ट पूछिए। जम्मू एंड कश्मीर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर वाज अपॉइंटेड बाय गवर्नर, स्टेट में गवर्नर अपॉइंट करता है, सेंटर में प्रेसिडेंट करता है। सिलेक्शन कमेटी किस किस के दो कौन कौन जो किस किस की बनती है, सिलेक्शन कमेटी जो जो अपॉइंट करने के लिए किसी भी कमिश्नर या स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स या स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को रिकमेंड करती है, तो इनके द्वारा रिकमेंड किया जाता है। चीफ मिनिस्टर चेयरपर्सन होता है, उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन और कैबिनेट मिनिस्टर हु इज नॉमिनेटेड बाय द सीएम। तो इसमें करेक्ट है सी ऑप्शन। आरटीआई कैन बी फाइल्ड बाय, किसके द्वारा फाइल हो सकती है, किसके द्वारा फाइल की जा सकती है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, एनी रेजिडेंट, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। रेजिडेंट तो फॉरनर भी हो सकता है, इधर आके बैठा हो कुछ टाइम के लिए, फॉरनर्स कंपनीज ओनली नहीं, और एनी सिटीजन ऑफ इंडिया होना बहुत जरूरी होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है रीजन फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन, देखो रीजन फॉर सीकिंग इन्फॉर्मेशन देना पड़ती है कि मस्ट बी गिवन, तो बिल्कुल गलत है। हमें इसमें रीजन नहीं देना पड़ती है कि हम आरटीआई फाइल करके इन्फॉर्मेशन क्यों ले रहे हैं, इसमें कोई रीजन मेंशन नहीं देना पड़ती है, सिर्फ एप्लीकेशन फाइल करनी है। ऑप्शनल, ऑप्शनल में नॉट रिक्वायर्ड, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कैबिनेट पेपर्स, कैबिनेट पेपर्स अंडर सेक्शन 8, अंडर सेक्शन 8 आते हैं आरटी एक्ट में, तो इसमें क्या होता है, ये एग्जेम्प्टेड होते हैं, ऑलवेज एग्जेम्प्टेड। 43 का राइट ऑप्शन है
exempted till decision is taken. See, never या always, ये extreme है ना, extreme जो भी extreme terms होते हैं, completely, only, always, तो उस वो doubtful होती हैं। देखो यहाँ पे लिखा exempt till decision is taken, वो करने हैं कैबिनेट पेपर्स के बारे में, बताना है क्या नहीं बताना है, वो गवर्नमेंट के डिसीजन पे डिपेंड करता है, तो इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। एनजीओ आर कवर्ड अंडर आरटी एक्ट इफ, एनजीओ कवर्ड होते हैं आरटी एक्ट में, उनको इन्फॉर्मेशन देना पड़ती है अगर आरटीआई फाइल किए, अगर क्या हो, रजिस्टर हो, नहीं, गवर्नमेंट फंडेड सब्सटेंशियली, अगर गवर्नमेंट की फंडिंग हुई है, गवर्नमेंट का कुछ स्टेक वहां पे पैसे लगे हुए हैं, ये फाइनेंशियल फाइनेंस कर रहे हैं, वहां से फंड्स आ रहे हैं, तो फिर उनको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पड़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट का है तो करना पड़ती है। आरटी एक्ट प्रमोट्स, देखो सामने लग रहा है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, सिक्रेसी तो है नहीं, सेंट्रलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन तो होगा नहीं, तो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। जय हिंद।